नमस्कार लर्नर्स, आप सबों का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश फॉर लाइफ बाय युगल सर में हार्दिक स्वागत है। आज हम अपना पहला वीडियो शूट कर रहे हैं और आई होप सब कुछ ठीक रहेगा। हम लोग इस चैनल पर अंग्रेज़ी सीखने हेतु आए हैं और अंग्रेज़ी सीखने की शुरुआत, जैसे लर्नर्स आप ज़रा ध्यान दें कि जब हम हिंदी सीखते हैं तो हमें सबसे पहले अ आ हर्षई क ख ककारा वगैरह सिखाया जाता है। ठीक उसी प्रकार इन द सेम वे अंग्रेज़ी सीखने की शुरुआत लेटर्स से होती है। तो चलें हम लोग बोर्ड की तरफ और देखें अंग्रेज़ी के लेटर्स। ये कुल मिलाकर 26 लेटर्स होते हैं जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ये टोटल 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। इस 26 लेटर्स में से ये 5 लेटर्स, इन्हें हम वॉवेल कहते हैं। बाकी के जो बचे 21, इन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। लेकिन इन 21 कॉन्सोनेंट में से W और Y इन दोनों को सेमी वॉवेल कहा जाता है। तो ये अंग्रेजी के लेटर्स की संकल्पना है। इसमें 26 लेटर्स होते हैं। 26 में से ये 5 A-E-I-O-U ये 5 वॉवेल्स होते हैं और बाकी के बचे 21 में से 2 W और Y को सेमी वॉवेल, जो बचे 19 उन्हें कॉन्सोनेंट कहेंगे। ठीक है, लेटर्स के बारे में आप जान पाए। अब हम अपने बोर्ड को साफ करेंगे। जरा इसको भिगा के लाइए। लेटर्स को जानने के बाद लर्नर्स हम सीखेंगे, जैसे जब हम हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं तो पहले वर्ण, उसके बाद शब्द और उसके बाद वाक्य पढ़ते हैं। इन द सेम वे अंग्रेजी में भी ऐसा ही होता है। अंग्रेजी ग्रामर पढ़ने के दौरान वर्ण, जिसे हम लोग लेटर्स कहते हैं, ये हम लोग अभी जाने 26 लेटर्स होते हैं। उसमें वॉवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल का कंसेप्ट होता है। अब देखा जाए शब्द, इसको हम लोग अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं। आप, चूँकि मैं पढ़ा अंग्रेजी रहा हूँ लेकिन हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए पढ़ा रहा हूँ, अतः आप हिंदी में भी इसको बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। वर्ड, शब्द, ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट makes a complete sense is called a word। इस परिभाषा पे ध्यान दें। आप चाहें तो इसे हिंदी में समझ सकते हैं, वर्णों का समूह, ग्रुप ऑफ लेटर्स मीन्स वर्णों का समूह, दैट मेक्स जो बनाता है, एक कंप्लीट सेंस पूर्ण अर्थ यानी सार्थक अर्थ, इज कॉल्ड ए वर्ड, उसे एक शब्द कहा जाता है। अब इसको उदाहरणों के द्वारा हम समझेंगे। ग्रुप ऑफ लेटर्स मीन्स ABCD से लेके Z तक ये ग्रुप ऑफ लेटर्स हुए। इसमें से 3 लेटर्स COW
ये 3 लेटर्स आपस में मिलकर जब एक सही अर्थ बनाएंगे तब ये वर्ड कहलाएंगे। ध्यान रहे, किसी भी प्रकार OCW यही तीनों लेटर्स हैं, लेकिन तीनों कंबाइंड भी है, लेकिन तीनों एक उचित अर्थ प्रदान नहीं करते, एक सही अर्थ नहीं बनाते, सही सेंस नहीं दे पाते, अतः ये वर्ड नहीं है। आप इस बात पर विशेष ध्यान दें कि लेटर्स का समूह जब सही अर्थ देगा तभी वह वर्ड बनेगा, नहीं तो वो सार्थक शब्द नहीं होगा, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस डेफिनेशन को, वर्ड के इस डेफिनेशन को अपने लिए रख सकते हैं, यह आपके भविष्य में काम आने वाली चीजें हैं। ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए वर्ड। शब्द वर्णों का समूह जो एक सार्थक अर्थ बनाए शब्द कहलाता है। उदाहरण के तौर पे आप काव ले सकते हैं, डॉग ले सकते हैं, कुछ भी GOAT गॉट ले सकते हैं। इसमें 4 वर्ड हैं, लेकिन चारों एक साथ कंबाइंड होकर एक सही अर्थ प्रदान कर रहे हैं, अतः ये सारे शब्द हैं। अब हम इसे मिटाकर आगे बढ़ेंगे। आपने जाना शब्द किसे कहते हैं। अब शब्द के बाद बारी आएगी सेंटेंस की, वाक्य की। हम लोग सीखेंगे वाक्य किसे कहते हैं। सेंटेंस, वाक्य। हिंदी में इसे जानेंगे शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ए group of words that makes a complete sense is called a sentence। अब इन दोनों परिभाषाओं को हम अच्छी तरह समझेंगे। हमने लिखा है शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने शब्द पढ़ा, वर्णों के सार्थक समूह को हमने शब्द कहा, अब शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहेंगे। इसी को अंग्रेजी में देखा जाए तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों का एक समूह जो एक मीनिंगफुल अर्थ बनाता है सेंटेंस कहलाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको रख सकते हैं। आप इसको 2-4 बार पढ़ें, आप इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। अगर बताने के दौरान कहीं कोई गलती होती है तो मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैंने पहली बार ये वीडियो शूट किया, ये मेरा पहला वीडियो है। अब तक मैं जो भी पढ़ाता था वो ऑफलाइन पढ़ाता था। ऑफलाइन पढ़ाने और कैमरा के सामने पढ़ाने में बहुत सारा अंतर है। कम से कम पहले 1-2 वीडियो में हिचक होगी, झिझक होगी, मुंह से गलती शब्द निकलेंगे। तो ऐसे में जो कुछ गलतियां हो, बताने में अगर कुछ कमी हो और आपकी जानकारी में हो तो आप कमेंट में हमें अवश्य बताएं, जिससे कि हम अपने वीडियो में, अपने पढ़ाने में, पढ़ाने के तरीके में और बोलने में सुधार कर पाएँ। अब इसका एक उदाहरण देखें। राम आम खाता है। इस वाक्य में ये कई शब्द हैं जो एक जगह संयोजित है और सही ऑर्डर में है। अगर ये सही ऑर्डर में ना रहे, जैसे आम है खाता राम, वाक्य तो ये भी होगा लेकिन इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है, यानी ये मीनिंगलेस है। अतः हम इसे वाक्य नहीं कहेंगे। जो वाक्य मीनिंगलेस रहेगा हम उसे वाक्य नहीं कहेंगे। जब तक कि वो एक सही ऑर्डर में ना आए वह वाक्य नहीं है। इसी उदाहरण को अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं राम
इज राम इज ए बॉय। ये वाक्य राम एक लड़का है, इसी को ए इज बॉय राम। ज़रा ध्यान दें, ये चारों शब्द यही है। बॉय यहाँ है, इज यहाँ है, ए यहाँ है और राम यहाँ है। शब्द वही चारों हैं, लेकिन लिखा गलत तरीके से गया है, गलत ऑर्डर में गया है, गलत क्रम में लिखा गया है। अतः ये वाक्य है, इसका एक मीनिंग निकलता है, और ये वाक्य नहीं है क्योंकि यह मीनिंगलेस है। अतः आप इसको स्पष्ट समझें। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों का समूह तो होगा, लेकिन वह सार्थक भी होना चाहिए, अतः उसका एक उचित अर्थ भी निकलना चाहिए। जब तक शब्दों का समूह सार्थक ना हो, वह वाक्य नहीं कहलाएगा। इसी को अंग्रेजी में देखा जाए तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों का समूह जो एक कंप्लीट यानी पूर्ण अर्थ बनाता हो, तभी वह सेंटेंस कहलाएगा, अन्यथा वह सेंटेंस नहीं कहलाएगा। हमको लगता है कि आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका अन्यत्र उपयोग कर सकते हैं। अब हम सेंटेंस के प्रकार पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं, आप इस पर गौर दें। पहला, असर्टिव सेंटेंस। आप इसको स्वीकारात्मक वाक्य कह सकते हैं। सेंटेंस का दूसरा प्रकार होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इम्पेरेटिव। चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी। आप इस पर ध्यान दें। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। हम लोग दैनिक जीवन में जो वाक्यों का प्रयोग करते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। अगर आपसे किसी ने पूछा क्या तुम स्कूल जाते हो, आपने स्वीकार किया, कहा नहीं मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। ये कहना स्वीकार करना है। क्या आपने खाना खाया है, तो आप कहें कि नहीं हमने खाना नहीं खाया है, तो यह आप स्वीकार कर रहे हैं कि हमने खाना नहीं खाया है। अतः असर्टिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य होता है। असर्टिव सेंटेंस के 2 भेद होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव होता है जैसे राम विद्यालय जाता है, यह अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। और नेगेटिव नकारात्मक वाक्य होता है जिसमें यह कहा जाता है राम विद्यालय नहीं जाता है, मैं ये किताब नहीं पढ़ता हूँ। ऐसी स्थिति को नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और अफर्मेटिव में हम कुछ पॉजिटिव स्वीकार करते हैं, जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आप अंग्रेजी सीखते हैं। ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। हमको लगता है कि आपके लिए क्लियर हो चुका है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। दूसरा प्रकार है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक ऐसे प्रकार का सेंटेंस होता है जिसकी सहायता से हम सामने वाले से प्रश्न पूछते हैं, जैसे क्या आपने आम खाया है, क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो, क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, क्या आपने मेरे वीडियो को लाइक किया है। ऐसे वाक्यों से
हम सामने वाले व्यक्ति से कुछ प्रश्न पूछते हैं। ऐसी स्थिति को जिन वाक्यों के सहारे हम प्रश्न पूछते हैं, ऐसे वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आप इस पर विशेष ध्यान दें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सहायता से हम सामने वाले से वाक्य पूछते हैं। आपने असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अच्छी तरह समझ लिया है। अब हम इसे मिटाते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग हम 4 तरीकों से कर सकते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस से 4 चीज़ों का बोध होता है। पहला, ऑर्डर, कमांड, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। इंपरेटिव सेंटेंस की सहायता से हम ये 4 काम कर सकते हैं। पहला, ऑर्डर। अगर किसी को ऑर्डर देना हो, जैसे एक गिलास पानी लाओ, कैमरा ऑफ करो, अपना काम करो, थोड़ा पढ़ाई कर लो, अंग्रेजी सीख लो, ऐसे वाक्य ऑर्डर हैं। कमांड, कमांड ऑर्डर का ही एक स्वरूप है। जब ऑर्डर किसी एक को दिया जाए तो वह ऑर्डर होता है, और जब ऑर्डर हम एक साथ एक ग्रुप को देते हैं जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं और मेरे एक ऑर्डर से बहुत सारे लोग सुनते हैं ऑर्डर, ऐसी स्थिति को कमांड कहते हैं। जैसे विद्यालय में अगर प्रधानाध्यापक कहे छुट्टी हुआ या घर जाओ तो सारे स्टूडेंट्स घर चले जाते हैं। अगर आर्मी में एक आर्मी के ग्रुप को उसका मेजर जनरल या कर्नल जो भी उसका हाई रैंक होता है, वो अगर ऑर्डर दे दे कि अटैक ऑन चाइना, ऐसी स्थिति में सारे ग्रुप अटैक कर देते हैं। एक अंपायर क्रिकेट के मैदान पे अगर ये कह दे प्ले, तो फिर सारे खिलाड़ी खेलने में बिजी हो जाते हैं। यानी ऑर्डर इन ग्रुप्स इज कॉल्ड कमांड। जब हम एक साथ एक से अधिक आदमी को ऑर्डर देते हैं तो वह कमांड बन जाता है, और वहीं जब एक व्यक्ति को ऑर्डर देंगे तो वह ऑर्डर रह जाता है। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब आप समझ सकते हैं, हम अपनी किसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सामने वाले से जब अनुरोध करते हैं तब वह रिक्वेस्ट कहलाता है। जैसे कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, कृपा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कृपया मुझे एक गिलास पानी दें। ऐसी स्थिति को जब हम किसी से अनुरोध करते हैं, अनुरोध की स्थिति में होते हैं, तब हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। ऐसे में इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। और एडवाइस, एडवाइस देना भी एक चीज़ है, और अपने देश में ये तो मुफ्त में कहीं भी मिल जाता है। हमें भी वीडियो बनाने के पहले 1000 प्रकार का एडवाइस मिला, हमारे घर के लोगों ने भी एडवाइस दिया। एडवाइस मतलब होता है सलाह देना। जैसे हम किसी को सलाह दें, दवाई समय पर ले लो, अपना नियमित रूप से अध्ययन करो, ये एडवाइस है। अब हम आपको थोड़ा सा अंतर एडवाइस और ऑर्डर में बता दें। ऑर्डर तब होता है जब उसको मानने वाला मानने के लिए लगभग बाध्य हो, यानी वह फोर्स हो, उसको मानना ही पड़े, तब वो ऑर्डर कहलाता है। लेकिन जैसे हमने आपसे कहा पढ़ाई समय पर कर लिया करो, आप माने या ना माने वो आपकी इच्छा की बात है, उससे आपको फ़ायदा होना है, हमको कोई लेना देना नहीं। हमने कह दिया आपकी भलाई के लिए, मानना ना मानना आपके हाथ में। ऐसी स्थिति को एडवाइस कहते हैं। लेकिन अगर हम अपने किसी स्टूडेंट से कहें कि एक गिलास पानी ला कर दो, तो वहाँ पर वो एडवाइस नहीं हुआ, वो ऑर्डर हो गया, और उसे एक गिलास पानी लाना ही पड़ेगा। यहाँ थोड़े से दबाव वाली बात आ जाती है, तो ऐसी स्थिति को ऑर्डर कहते हैं और एडवाइस कहते हैं, जहाँ सलाह दिया जाता है। ठीक है, हमें लगता है आपने ये इंपरेटिव सेंटेंस समझ लिया। अब हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरफ जाएंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग हम लोग श्राप, वरदान, इच्छा इत्यादि दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे
श्राप, जब हम किसी से दुखी होते हैं तो हम उसको श्राप देते हैं आपको हैजा हो जाए, या फिर हम किसी, श्राप मतलब आप यूँ समझ सकते हैं बद्दुआ। अगर हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो हम किसी के लिए बद्दुआ भी करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके कारण हमें बहुत बड़ी क्षति हो गई हो, हम उसके लिए बद्दुआ करते हैं। आप इसको ऐसे समझें, अगर किसी ने आपका कुछ कर लिया हो, जैसे इंडियन आर्मी को चाइनीज़ आर्मी ने क्षति पहुंचाई हो, चोट लगाई हो, तो इंडियन आर्मी उसके लिए बद्दुआ ही करेगा। इसके अलावे अगर कोई, ये पुराने युग में श्राप चलता था, गंगा जल हाथ में लेके छीट देते थे, जाओ तुम भस्म हो जाओ, और लोग भस्म हो जाते थे। आजकल के लोगों में इतनी सत्यता नहीं बची, तो ऐसा तो नहीं होता, लेकिन हम लोग बद्दुआ करते हैं, जैसे तुम मर जाओ, तुम खो जाओ, तुमको कोड़ फूट जाए, तुमको हैजा हो जाए। ऐसे वाक्यों का प्रयोग करने के लिए हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस का सहारा लेते हैं। वरदान, वरदान के लिए भी हम लोग, और आशीर्वाद भी होता है उसमें, आशीर्वाद देने के लिए भी हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम जुग जुग जियो, गांव घर में हमारे आशीर्वाद मिलता है, पचपुत्तो हो जाओ, यानी तुम्हें 5 पुत्र की प्राप्ति हो। जब हम लोग एग्ज़ाम के लिए निकलते हैं और अपने बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करते हैं, तब हमें आशीर्वाद मिलता है, जाओ सफलता तुम्हारे कदम चूमे, तुम सफल हो जाओ, मे यू सक्सेस। ऐसे कंडीशन को आशीर्वाद कहते हैं। और वरदान शब्द ये तो होता है इच्छा, जैसे कि अगर हम आपसे खुश हैं या आप हमसे खुश हैं तो मांगिए, क्या मांगते हैं, तो कुछ भी मांग लेने की स्थिति को वरदान कहते हैं। इच्छा, हम लोग किसी के लिए कुछ इच्छा प्रकट करते हैं। जैसे अगर हमारे प्रधानमंत्री ने देश कल्याण के लिए कोई बहुत बड़ा कार्य कर दिया है, तब हम लोग कहते हैं भगवान करे ऐसा प्रधानमंत्री 100 साल जिए। इस स्थिति को हम लोग इच्छा कहते हैं। इसके अलावे पुराने ज़माने में राजा लोग होते थे, बहुत सारे हमारे इतिहास में ऐसे राजा भी हुए जिन्होंने जनता के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए, जनता की भलाई के लिए कार्य किए। तो जनता कहा करती थी कि भगवान करे ऐसे राजा 2000 साल जिए। ऐसी स्थिति को हम लोग इच्छा कहते हैं। आई होप कि आप लोगों ने ऑप्टेटिव सेंटेंस को अच्छी तरह समझ लिया है। अब हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को समझेंगे। एक्सक्लेमेटरी, इस सेंटेंस की सहायता से हम अपनी सडन फीलिंग्स को जाहिर करते हैं। सडन फीलिंग्स का मतलब, सडन फीलिंग्स से सिर्फ अच्छे मतलब नहीं होते। सडन फीलिंग्स का मतलब, अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, पत्थर से ठोकर, हमारी फीलिंग को दर्शाता है कि हमें चोट लगा है और हम हर्ट हैं। खुशी का भी फीलिंग हो सकता है, जैसे हम मैच जीतने वाले नहीं थे, अंतिम गेंद पर हमने विकेट ले लिया और जीत लिया, तो उस खुशी को वाव, ऐसे कंडीशन को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से दर्शाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से सडन फीलिंग, सडन फीलिंग्स को दर्शाते हैं। सडन फीलिंग्स जॉय, रिग्रेट, बहुत कुछ हो सकता है, सोरो, दुख का भी फीलिंग हो सकता है। ओह भगवान ने उसके साथ बड़ा बुरा किया, ओह उसने तो कमाल कर दिया, वाह व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। ऐसे कंडीशन में वाह कितनी सुंदर, कितना सुंदर फूल है, वो देखो कितनी सुंदर नारी जा रही है, वो वाह ये शिक्षक क्या कमाल का पढ़ा रहे हैं। ऐसे कंडीशन को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो लर्नर्स, आज हमने सीखा, आज हमने अंग्रेजी ग्रामर से परिचय प्राप्त किया और उसमें हमने आपको 3 चीज़ें बताई। फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। हमने आपको लेटर्स बताए, हमने आपको वर्ड्स बताया, हमने आपको सेंटेंस बताया। लेटर्स में हमने आपको बताया अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के बारे में, जो 26 लेटर्स होते हैं। उन 26 लेटर्स में से 5 वावेल के बारे में बताया। हालांकि उनके बारे में और विस्तृत जानकारी दी जा सकती है, हम आगे आपको देंगे।
भावेल भावेल क्यों होता है, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट क्यों होता है, और सेमी भावेल कॉन्सोनेंट होते हुए उसके नाम के पीछे भावेल क्यों लगा है। आपके इन सारे सवालों के जवाब आगे के वीडियो में आपको दिया जाएगा। आप चिंता ना करें, अभी आप छोटे तौर पे सीखें। ये आप कह सकते हैं बिगनर्स के लिए लर्निंग है। आप धीरे धीरे आगे और भी वीडियो जाएंगे जिसमें हम आपको इस बारे में एकदम बृहद तौर पे और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, पूर्ण उच्चारण के साथ आपको बताएंगे बावेल बावेल कैसे है और कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कैसे। फिलहाल हमने आपको लेटर्स के बारे में ये बताया। वर्ड्स, लेटर्स के एक मीनिंगफुल ग्रुप को वर्ड्स कहा जाता है, ये हमने आपको बताया। यानी वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहेंगे हम लोग। और सेंटेंस के बारे में हमने आपको बताया हुआ है कि शब्दों का सार्थक समूह, जब कई शब्द एक साथ मिलकर एक मीनिंगफुल अर्थ बना दे तब वह सेंटेंस कहलाता है। और सेंटेंस पढ़ाने के दौरान हमने आपको सेंटेंस के प्रकार के बारे में भी जानकारी दी है। सेंटेंस के 5 प्रकार बताए हमने, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। आपको आज जितना कुछ बताया गया इतना कुछ को आप अच्छे से वीडियो देखें, कंसंट्रेट करके सीखें, आपको सीखने में मदद मिलेगा। अगले दिन के वीडियो में, जब अगला वीडियो हमारा आएगा, तब हम आपको पढ़ाएंगे। हमारे पढ़ाने का तरीका क्या होगा, लगभग 15 मिनट की पर डे की वीडियो होगी और अंत के 2 से 3 मिनट में हम आपको 5 वर्ड ऐसे लिखाएंगे जो आप नहीं जानते हैं और आपको वह सीख के आनंद आएगा। आज भी हम आपको 5 वर्ड लिखा रहे हैं, आप इसे सीख लें। ये एक प्रकार से हमारे वीडियो का मोस्ट इंटरेस्टिंग फेज होगा। 5 वर्ड है, आप लिखें। फनल केक, हम इसका उच्चारण भी लिख दे रहे हैं, फनल केक। इसका हिंदी होता है जलेबी। हौच पौच, इसका हिंदी होता है खिचड़ी। ब्राइड, वधू या दुल्हन। ब्राइड ग्रूम, वर या दुल्हा। ब्रूम स्टिक, झाड़ू। ये 5 वर्ड है। हमारे वीडियो हर रोज़, हमारे वीडियो के अंत में आपको 5 नए वर्ड से परिचय कराया जाएगा। और आपसे गुजारिश है, अगर आपको अंग्रेजी सीखने में इंटरेस्ट है तो इन 5 वर्ड को कम से कम 2-4-5 बार, हम आपको रटने नहीं कहेंगे, लेकिन 2-4 बार पढ़ने पर शायद आपके दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि अंग्रेजी के सफलता की कुंजी वर्ड मीनिंग है। आप चाहे ग्रामर्स, ट्रांसलेशन या फिर स्ट्रक्चर्स जितने रूल जान ले, अगर आपके पास वर्ड पावर नहीं है तो फिर आपके पास कुछ नहीं है। आपको हर बार डिक्शनरी पलटाना पड़ेगा, या फिर आज के ज़माने में तो गूगल बाबा है ना, तो गूगल बाबा पे सर्च करने से बेहतर है गूगल बाबा के अंग्रेजी को याद करें, आपको अच्छा आएगा। 5 वर्ड हर रोज़ आपको दिया जाएगा। आप इसे अगर लर्न करते हैं तो आपको इसके बड़े फ़ायदे होने हैं। आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त हुआ। हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल से अधिक मात्रा में जुड़ें। हमारे चैनल का नाम हम आपको फिर से बता देते हैं, इंग्लिश फॉर लाइफ बाय युगल सर। आप ये सर्च करें, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखें, अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे कि ये लाभ उन्हें भी पहुंच पाए। जो लोग भी अंग्रेजी सीखने में इंटरेस्टेड हैं उन्हें हमारा वीडियो शेयर करें, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें। मैं युगल किशोर आज के अपने पहले वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। आप सबों का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।